ने तिल मिलाते हुए पूछा। और उस नील के बच्चे का क्या? हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। आपको लगता है कि मैं उसे इतनी आसानी से जाने दूंगा? यजुवेंद्र ने कुटिलता के साथ कहा तो नागेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने उसे खत्म करने का इंतजाम कर दिया है। यजुवेंद्र के चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। कौन कौन करेगा उससे खत्म? बोलो। नागेंद्र और भी उत्सुक हो गया। जवाब में यजुवेंद्र ने कहा, अघोरा। क्या? अघोरा? लेकिन वो तो। नागेंद्र कुछ कहना चाहता था लेकिन फिर रुक गया। परेशान मत होइए महाराज, पहले की तरह ही इस बार भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और नील का नाम इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, ठीक उसके बाप की तरह। यजुवेंद्र के चेहरे पर इस समय क्रूर भाव थे। नागेंद्र अब भी खुद को परेशान होने से रोक नहीं पा रहा था। लेकिन अगर राजकुमारी को सब कुछ पहले ही पता चल गया होगा तो? भ्राताश्री, पहली बात तो ये कि हमने सम्राट को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई चाल नहीं चली है और जो कुछ भी हुआ था वो हमारा पारिवारिक मामला था, तो फिर इतने छोटे से मामले में भला सम्राट क्यों ही अपनी टांग अड़ाएंगे? और दूसरी बात, भले ही नील राजकुमारी को पसंद हो, लेकिन उसकी मौत के बाद तो राजकुमारी उससे विवाह नहीं कर पाएंगी ना, इसलिए हमें नील की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। और तीसरी बात, हमने पहले ही सम्राट से विवाह अनुबंध पत्र पर सहमति प्राप्त कर ली है, इसलिए उन्हें अपनी पुत्रियों में से किसी एक का विवाह हमारे राज परिवार में करना ही पड़ेगा। ऐसा न होने पर सम्राट अपनी पुत्री के ससुराल वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इतना कहने के बाद यजुवेंद्र के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई। उसने गर्व भरे चेहरे के साथ नागेंद्र की ओर देखकर पूछा, तो भ्राताश्री, क्या अब आप मानते हैं कि कूटनीति में मुझे कोई नहीं हरा सकता? अब बस अघोरा अपना काम सही से कर दे। नागेंद्र ने फिक्र जाहिर करते हुए कहा, जिस पर यजुवेंद्र उसे आश्वासन देते हुए बोला, उसके बारे में भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक कोई भी अघोरा के चंगुल से बच नहीं पाया है। कुछ विचार करने के बाद आखिरकार नागेंद्र के चेहरे से परेशानी के भाव कुछ कम हुए। दरअसल सभी को लगता था कि 3 साल पहले हुए तख्ता पलट के पीछे नागेंद्र का हाथ है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत था। षड्यंत्र बनाना और दूसरों को फंसाना उसके बस की बात नहीं थी। ये काम यजुवेंद्र ही करता था, फिर चाहे वो नील के पिता को धोखे से जहर देना हो या फिर सम्राट को अपनी बातों में उलझाकर संधि की शर्तों के लिए राजी करना। यजुवेंद्र सच में कूटनीति का दमदार खिलाड़ी था। इधर प्रशिक्षण स्थल में नागेंद्र और यजुवेंद्र के जाने के बाद राजकुमारी ने वहाँ हो रहे मुकाबलों को कुछ और देर तक देखा, लेकिन फिर वो खड़ी हो गई। देखिए राजकुमारी, मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में क्या विचार चल रहा है, लेकिन हमें किसी छोटे से राज्य के अंदरूनी मामलों में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। आपने उसकी जान बचाकर पहले ही उनके पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप कर दिया है। अब आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए। रिकोदर के समझाने पर राजकुमारी झुंझलाकर बोली, काका, आप भी जानते हैं कि पिताश्री ने सुंदर नगर के साथ विवाह अनुबंध पत्र पर सहमति दी है। हमारी बहनों में से किसी एक को सुंदर नगर के राज परिवार में विवाह करना ही होगा। काका, आपको क्या लगता है, यजुवेंद्र और नागेंद्र जैसे धूर्त जो अपने भाई के नहीं हुए, क्या वो सम्राट के प्रति वफादार रहेंगे? राजकुमारी ने अपनी परेशानी की वजह जाहिर की, तो इस पर रिकोदर ने संदेह व्यक्त करते हुए पूछा, तो आप क्या करना चाहती हैं? हमें नील वायुपुत्र से मिलना होगा और उसे अपने साथ श्यामल साम्राज्य चलने के लिए मनाना होगा। इससे एक तो वो सुरक्षित रहेगा और साथ ही साथ वो अपनी क्षमताओं को भी तेजी से बढ़ा पाएगा। हमें विश्वास है कि वो अपने धूर्त चाचाओं का पर्दाफाश करने और सम्राट बिंदुसार के सामने सबूत पेश करने में हमारा सहायक बन सकता है। राजकुमारी ने दृढ़ता के साथ जवाब दिया, ठीक है, फिर नील को ढूंढकर उससे बात करते हैं। रिकोदर ने कहा और राजकुमारी को लेकर वो प्रशिक्षण स्थल से निकल गए। इधर दूसरी तरफ सुंदर नगर की सड़कों पर चलते हुए नील अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था कि कैसे वो और नीलिमा यहाँ समय बिताया करते थे। वे कैसे पहले एक दूसरे से लड़ते और फिर खुद ही मनाने भी आ जाते थे। उसका दिल एक बार फिर नीलिमा के लिए परेशान हो उठा। उसे कुछ भी करके जल्द से जल्द सप्त सिंधु आश्रम पहुँचना ही होगा। वो अभी ख्यालों में खोया हुआ ही था कि उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, युवराज नील, युवराज। ये शब्द सुनकर तो नील स्तब्ध रह गया। अपने लिए ये संबोधन सुने उसे 3 साल से भी ज्यादा समय हो गया था। वो ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि आखिर कौन है जो उसे आज भी युवराज कहकर बुला रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गया। तुम? नील ने हैरान होकर पूछा, तो उसके सामने खड़े शख्स ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, जी युवराज, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो प्रशिक्षण स्थल में होना चाहिए था ना? नील ने उत्सुकता से पूछा,
तो नील के सामने खड़े उस शख्स ने धीरज से उत्तर दिया। मैंने अपना मुकाबला जीत लिया था, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मुलाकात कर लूं। धन्यवाद। वैसे भी मैं अब सुंदरनगर छोड़कर जा रहा हूँ। नील ने एक आह भरी और धीरज की तरफ देखकर कहा, वो नहीं जानता था कि अब वो फिर कब इस नगर में दोबारा आ पाएगा, इसलिए वो शायद आखिरी बार अपनी जन्मभूमि को देख रहा था। वो धीरे धीरे चारों तरफ देखते हुए नगर के मुख्य द्वार की तरफ जा रहा था। धीरज भी उसके साथ ही चलने लगा और फिर उसने उत्सुकता से पूछा, अब आप कहाँ जाएंगे? फिलहाल तो मैं श्यामल साम्राज्य की राजधानी के पास स्थित सप्त सिंधु आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने जाऊंगा। नील ने ये नहीं बताया कि वो वहाँ नीलिमा को बचाने के लिए जाना चाहता था, क्योंकि उसे ये भी नहीं मालूम था कि आखिर नीलिमा सप्त सिंधु आश्रम से काली पहाड़ी पर कैसे पहुँच गई और कौन है जिसने उसे वहाँ कैद किया है। इन सब बातों का पता लगाने के लिए उसे पहले सप्त सिंधु आश्रम में शिष्य के रूप में प्रवेश करना होगा और फिर इस बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करनी होगी, तभी वो नीलिमा को वहाँ से आजाद करवा पाएगा। नील की बात सुनकर धीरज बेहद उत्साहित हो गया और उसने खुश होते हुए पूछा, युवराज, क्या मैं भी सप्त सिंधु आश्रम में शिष्य बनकर जा सकता हूँ? धीरज की बात सुनकर नील ने एक फीकी मुस्कान दी और बोला, सुना है कि वहाँ पर कड़ी परीक्षा ली जाती है और उसमें उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति को ही शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसलिए अभी तो मुझे अपने ही प्रवेश पाने पर संदेह है। ये सुनकर धीरज थोड़ा निराश हो गया और बोला, ठीक है, फिर मैं आपको नगर के मुख्य द्वार तक छोड़ने के बाद वापस आ जाऊंगा। इसके जवाब में नील ने कुछ नहीं कहा। उसने बस सहमति में अपना सिर हिलाया और आगे चलना जारी रखा। कुछ ही देर में वो दोनों नगर के मुख्य द्वार के बाहर आ गए। धीरज ने नील को अलविदा कहा और वापस जाने के लिए मुड़ गया, लेकिन उसी समय आसमान से एक बड़ी सी कांसे की हांडी जमीन पर आ गिरी, जिससे गगनभेदी खड़खड़ाहट की आवाज आई। उस भयानक शोर को सुनते ही वहां मौजूद द्वारपालों ने तुरंत ही अपने कान ढक लिए। धीरज ने भी वो आवाज सुनी तो वो चौंक कर उस दिशा में देखने लगा जहां से ये आवाज आ रही थी। सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। उसने देखा कि एक पर्वताकार हांडी लुढ़कते हुए आ रही थी। नील, जो एक आखिरी बार नगर को देख रहा था, उसका ध्यान भी इस आवाज से भंग हो गया। उसने देखा कि एक बड़ी सी हांडी बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। वो तुरंत सतर्क हो गया और उस हांडी से दूर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस हांडी की गति बहुत तेज थी। इससे पहले कि नील कोई प्रतिक्रिया दे पाता, वो हांडी नील के करीब पहुंच गई। फिर उसमें से एक दुबला पतला हाथ बाहर निकला, जिसने नील को कांसे की हांडी के अंदर खींच लिया। फिर उस हांडी से एक बूढ़े आदमी ने अपना सिर बाहर निकाला। वो बेहद पतला था, उसकी हड्डियां धसी हुई थीं और त्वचा झुर्रियों से भरी हुई थी। उसका सिर हांडी से बाहर निकल रहा था और वो हंसा। बहुत भाग्यशाली, इस लड़के के पास एक विशेष गंध है। ये गंध जो मेरे हथियार की तरह महकती है, ये मेरे हथियार के लिए एकदम उपयुक्त व्यक्ति है। मैं इस लड़के को ले जा रहा हूँ। धीरज, जो अपने सामने हुई इस घटना को देखकर हैरान था, अचानक से ही बोल पड़ा, अघोरा, सप्त सिंधु के अधिकांश नगर और राजा शस्त्र निर्माताओं का काफी सम्मान करते थे, जिससे वे उनको अपने लिए शक्तिशाली हथियारों का निर्माण करने के लिए राजी कर सकें। सुंदरनगर के आसपास के इलाकों में एक मशहूर लोहार था, लेकिन उत्तरी क्षेत्र के अधिकांश शासक उससे घृणा करते थे और उसकी शस्त्र निर्माण तकनीकों का विरोध करते थे। यहाँ तक कि उसे कई बार जान से मारने की कोशिश भी की गई थी। इसका कारण ये था कि वो अपने हथियारों को बनाने के लिए विशेष रूप से घृणित तकनीकों का इस्तेमाल करता था। हथियार बनाने के दौरान वो जीवित लोगों के शरीर से खून निकालकर अपनी हांडी में डालता था। कभी कभी तो वो जीवित लोगों को ही सीधे अपनी हांडी में डालकर जिंदा जला देता था। बस यही है अघोरा। हालांकि उत्तरी क्षेत्र में कई शासकों ने अघोरा को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अघोरा की मजबूत शक्ति और गति के कारण वे सभी असफल रहे। वो हर बार उनके चंगुल से बच निकलता था और हमेशा की तरह आज भी वो बड़ी ही चतुराई के साथ नील को अगवा करके भागने में कामयाब हो गया था। इधर धीरज अवाक होकर खड़ा था। जो उसने देखा वो उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों के सामने ही अघोरा नील को लेकर चला गया और वो कुछ भी न कर पाया। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी। क्या आपने नील वायुपुत्र को देखा है? जब धीरज ने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की थी और उसके पास चांदी का कवच पहने एक व्यक्ति खड़ा था। धीरज उन दोनों को देखकर थोड़ा घबरा गया और हकलाते हुए बोला, जी देखा है। राजकुमारी मणिकर्णिका ने आसपास नजर घुमाकर नील को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें कहीं नजर नहीं आया। तो उन्होंने धीरज से एक बार फिर पूछा, क्या नील ने बताया था कि वो कहाँ जाने वाला है? धीरज को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दे, लेकिन वो राजकुमारी के सवाल का जवाब न देकर उन्हें नाराज भी नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, वो सप्त सिंधु आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने जा रहे थे, मगर सप्त सिंधु आश्रम? राजकुमारी की आंखें तुरंत चमक उठी, लेकिन फिर धीरज के आखिरी शब्द सुनकर
वो थोड़ी चौंक भी गईं। मगर क्या? राजकुमारी ने पूछा। उन्हें यहाँ का दुष्ट लोहार अघोरा अगवा करके सामने के जंगल में ले गया है। अगवा करके? लेकिन क्यों? और ये अघोरा है कौन? राजकुमारी और वृकोदर दोनों ही हैरान थे। उन्होंने एक के बाद एक सवालों की बारिश कर दी। तो क्या होगा आगे? क्या करने वाला है अघोरा नील के साथ? कैसे निकलेगा वो इस मुसीबत से बाहर? क्या राजकुमारी मणिकर्णिका उसे बचा पाएंगी, या नील वायुपुत्र को करना होगा सिर्फ अपनी अंतर शक्ति पर विश्वास? जानने के लिए सुनते रहिए महागाथा।